नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक जंग छिड़ने वाली है या दोनों देश एक बार फिर हथियारों के साथ जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ईरान को आर्थिक मोर्चे पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, साथ ही वो किसी बड़े हमले की तैयारी में भी नजर आ रहा है। उसका एक युद्धपोत इस क्षेत्र में पहुंच भी गया है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार तबाही का दायरा और बड़ा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिकी हमले के जवाब में यूरोप तक हमला करेगा ईरान। यूरोप में अमेरिकी ठिकाने बनेंगे निशाना। तो क्या फिर बिगड़ने वाले हैं पश्चिम एशिया में हालात? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पश्चिम एशिया में खुलेगा नया मोर्चा। सीरिया में तुर्की की सैन्य विस्तार योजना पर इजरायल की चेतावनी। कहा हद पार कर दी गई है। नेटो देश के खिलाफ जंग इजरायल को पड़ सकती है भारी। पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी जाएंगे विदेश। सेना के साथ हुई डील। वरिष्ठ पत्रकार के दावे से हड़कंप। चीन और जापान में बड़ा टकराव। टोक्यो पर बीजिंग का बड़ा आरोप। कहा कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है जापान। उसके पास 5500 परमाणु बम बनाने जितना प्लूटोनियम। और चलते चलते में देखेंगे ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट तो दूर भागने के बजाय लावा देखने आ रहे हैं लोग। क्या है वजह? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने नाकाम किया आईएसआईएस का बड़ा हमला। न्यूयॉर्क कैपिटल टाइम्स स्क्वायर उड़ाने की थी साजिश। आरोपी महिला गिरफ्तार। आतंकी संगठन को मदद देने की कोशिश का आरोप। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के कैश नेटवर्क पर लगाया प्रतिबंध। 10 लोगों पर की कार्रवाई। अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनानी गुट पर ईरान के लिए काम करने का लगाया है आरोप। क्यूबा पर ट्रंप प्रशासन ने कसा शिकंजा। कई कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। क्यूबा सरकार पर अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के लगाए आरोप। इजरायल के वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्रोजेक्ट पर विवाद। ब्रिटेन, कनाडा समेत 5 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान। इजरायल से की इन योजनाओं को तुरंत वापस लेने की मांग। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर चौतरफा घिर गए हैं। इस जंग में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान के हमलों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। जो जंग अमेरिका ने शुरू की थी अब उस पर उसका कोई कमांड नजर नहीं आ रहा, बल्कि ईरान का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है। ईरान से जुड़े अपने फैसलों को लेकर अपने ही देश में ट्रंप सवालों से घिरे हुए हैं। ऐसे में अब वो अपने फैसले का बचाव करते नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में ईरान जंग पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मैं ईरान पर कार्रवाई नहीं करता तो आज इजरायल और पूरा मध्य पूर्व तबाह हो चुका होता। अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरत पड़ती तो मैं ईरान पर 100 बार और हमला करने से भी पीछे नहीं हटता। मैंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश उस वक्त दिया था जब मेरे मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ईरान, जिसे मध्य पूर्व का दबंग कहा जा सकता है, उसने कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देशों पर भी हमला किया जो कुछ हद तक ईरान का समर्थन कर रहे थे। अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान इन सभी देशों को तबाह कर देता। अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को काफी कमजोर कर दिया है और उसकी अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में है। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर हमला करने के अपने फैसले का बचाव किया, बल्कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को एक आपदा बताया। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका का इस समझौते से बाहर निकलना जरूरी था। लेकिन ट्रंप के इन दावों पर अब किसी को यकीन नहीं रह गया, क्योंकि ट्रंप भले ही ईरान को कमजोर करने का दावा कर रहे हो, लेकिन आज भी जिस तरह अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है, वो अमेरिका को जंग के मैदान में तो कड़ी टक्कर दे ही रहा है, साथ ही कूटनीतिक मंच पर भी अपनी मांगों से समझौता करने को तैयार नहीं है। उससे पूरी दुनिया को ईरान की ताकत का एहसास हो गया है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए नया तरीका अपनाया है। जब अमेरिकी सेना के हथियार काम नहीं आए तो अब ट्रंप आर्थिक मोर्चे पर ईरान को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। बीते दिन ही उन्होंने इसका ऐलान किया था और अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिकी सहयोगी देशों से भी ईरान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की अमेरिका की कोशिश में साथ देने की अपील की है।
बेसेंट ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNBC से बातचीत में कहा कि हम इस शासन को गिराने जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सहयोगी और दुनिया के बाकी देश फैसला करें, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। बेसेंट का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी देश ईरान के शासन को किसी भी तरह की मदद या सहारा देगा उसे भयंकर आर्थिक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ईरान ने भी बिना देर किए अमेरिका की नई चाल को भी फेल कर दिया। बीते दिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया था कि ट्रंप का यह नया दांव अमेरिका की हार का एक और जरिया बनेगा। और अब भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक्स पर विदेश मंत्रालय का एक बयान शेयर किया है जिसमें ईरान ने कहा कि अमेरिकी दबाव उसके आजादी, सम्मान और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को नहीं बदल सकता। इसके साथ ही ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी भी दी। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने कहा कि अगर क्षेत्र में फिर सैन्य टकराव शुरू हुआ तो ईरान पहले से ज्यादा विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। खबर यह आ रही है कि इस बार अगर अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ी तो यह केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका दायरा यूरोप तक फैल सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया है। इनमें बुल्गारिया और साइप्रस के ठिकाने भी शामिल बताए गए हैं। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का विस्तार करता है तो तेहरान क्षेत्र से बाहर जाकर भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ने अपना नया युद्धपोत पश्चिम एशिया में भेजा है। अमेरिकी वॉरशिप USS जॉर्ज वॉशिंगटन ने पश्चिम एशिया में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह 250 दिन से क्षेत्र में तैनात USS अब्राहम लिंकन की जगह पहुंचा है। मौजूदा हालात में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां हम बात करेंगे इजराइल की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पश्चिम एशिया के लिए खतरा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान से खाड़ी देशों के लिए पैदा होने वाले खतरे को रोकने के लिए उन्होंने उस पर हमला किया। लेकिन इजराइल, जो ना सिर्फ ईरान पर हमले में अमेरिका के साथ रहा है बल्कि फलस्तीन से लेकर लेबनान और सीरिया तक हमले कर रहा है, जिससे इन पश्चिम एशियाई देशों में तबाही मची हुई है, उस पर ट्रंप ने चुप्पी साध ली है। हालांकि गजा को लेकर तो वो बात भी कर रहे हैं क्योंकि वहां उनके व्यापारिक हित भी है, लेकिन लेबनान और सीरिया में इजराइल के आतंक पर उन्होंने आंखें ही बंद की हुई हैं। और अब इजराइल की दादागिरी भी बढ़ती जा रही है। इस बार उसने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों देशों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया है सीरिया। इजराइल ने तुर्की पर सीरिया में सैन्य तैनाती का आरोप लगाया है, साथ ही बड़ी चेतावनी भी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन तुर्की को सीरिया में खतरनाक कदमों की तरफ धकेल रहे हैं। इजराइल किसी भी ऐसी ताकत या संगठन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बनने की इजाजत नहीं देगा। बेहतर होगा कि एर्दोआन तुर्की की संसद में इजराइल के खिलाफ बयानबाजी तक ही सीमित रहें और इजराइल को चुनौती देने की कोशिश ना करें। दरअसल इजराइल और तुर्की के बीच साइप्रस, ग्रीस और पूर्वी भूमध्य सागर को लेकर पहले से ही तनाव रहा है और अब इस सूची में सीरिया का भी नाम जुड़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच हाल ही में इजराइल ने सीरिया के एक हवाई अड्डे पर हवाई हमले भी किए, जिसके बाद अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लेटर की तरफ से सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि इजराइल को स्पष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी का बड़े स्तर पर विस्तार करने की योजना बना रहा है। हम तुर्की या सीरिया में से किसी के भी साथ तनाव बढ़ाना या युद्ध नहीं चाहते, लेकिन एक हद पार की गई है। यह तुर्की की तरफ से समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसी वजह से इजराइल ने कार्रवाई की। यह हमारे लिए स्पष्ट है कि सीरियाई हमारे साथ टकराव नहीं चाहते, इसलिए हम तुर्कों से कह रहे हैं कि वे संघर्ष पैदा ना करें। इस बात के एक से ज्यादा संकेत है कि तुर्की की नियोजित कार्रवाई सीरियाई लोगों पर थोपी गई थी। अब जिस तरह दोनों देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे क्षेत्र में नया मोर्चा खुलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की जताई जा रही है कि तुर्की नेटो का सदस्य है। ऐसे में इजराइल के लिए तुर्की से झगड़ा मोल लेना भारी न पड़ जाए। यहां अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी कि वो किस तरफ जाए, नेटो का सदस्य होने का धर्म निभाए या सहयोगी का साथ दे। इस बीच इजराइल के एक अखबार में छपे लेख में दावा किया गया है कि अगर तुर्की की सेना सीरिया में तैनात होती है तो नेटो का आर्टिकल 5 उसे इजराइल के हमले से सुरक्षा नहीं देगा।
अखबार के मुताबिक नेटो का सामूहिक रक्षा समझौता किसी सदस्य देश की अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए है। यानी अगर तुर्की की सेना सीरिया में मौजूद है तो सीरिया की जमीन को तुर्की का इलाका नहीं माना जाएगा। ऐसे में तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ता यह टकराव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बना हुआ है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में रात भर ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले रात के अंधेरे में जेल से निकालकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और फिर चेकअप के बाद वापस जेल पहुंचा दिया गया। इस बीच इमरान खान के विदेश में इलाज कराने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करने का जो आदेश दिया था, उससे सरकार में खलबली मच गई है। कोर्ट के इस फैसले पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने एक बड़ा दावा किया है। हामिद का दावा है कि इमरान खान ने सेना से एक डील कर ली है। उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास का जिक्र करते हुए पूर्व में कई राजनेताओं की स्वदेश वापसी का जिक्र किया है, जिनमें नवाज शरीफ भी शामिल है। हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, हालात साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज को अपने भाई नवाज शरीफ के मामले से ही अंदाजा लग जाएगा। 2018 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तब नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साल बाद नवाज शरीफ को स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मिल गई। इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी। नवाज लंदन चले गए और अब चर्चा है कि इमरान खान भी अपने इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। नवाज शरीफ ने खुद अदालतों और संबंधित पक्षों से चुपचाप और गुप्त सौदे करके राहत हासिल की थी। इसलिए शरीफ परिवार को लग रहा होगा कि इमरान खान को भी अब किसी गुप्त सौदे के जरिए राहत मिल सकती है। हामिद मीर के इस दावे से हड़कंप मच गया है। सरकार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है और यह कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हामिद मीर के बयान से इन चर्चाओं को बल मिल गया है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन और जापान में बढ़ते टकराव की। तो चीन और जापान के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव चरम पर है। पहले से दोनों देशों के बीच ताइवान के मुद्दे पर तनातनी देखी जा रही है और अब यह तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। चीन की परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल चीन ने दावा किया है कि जापान परमाणु बम बना रहा है और अब चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। रूस में चीन के राजदूत जांग हानहुई का दावा है कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम है। इतनी मात्रा से सैद्धांतिक तौर पर करीब 5500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जापान के पास 5500 परमाणु हथियार है। यह चीन की तरफ से प्लूटोनियम की मात्रा के आधार पर लगाया गया महज एक अनुमान है। चीन के राजदूत कहते हैं कि जापान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का मेंबर है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके प्लूटोनियम निकालने की तकनीक है और यह चीन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, जिसे लेकर चीन ने चिंता जताई है। झांग के मुताबिक अगर जापान कभी परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है और उसके पास इसके लिए जरूरी क्षमता होती है, तो उसके लिए परमाणु हथियार बनाने की संभावना सिर्फ कल्पना नहीं रहेगी, बल्कि वो उसमें कामयाब भी हो सकता है। अगर टोक्यो परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो इससे पूर्वोत्तर एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और इलाके में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे पूर्वोत्तर एशिया में हालात तेजी से खराब हो सकते हैं। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब हर तीसरा देश दुनिया का जंग में ही घिरा हुआ है और जापान तो पहले से ही परमाणु हमला झेल चुका है। इसके बावजूद अगर वो परमाणु बम बनाने के रास्ते को चुनता है तो इसका दुनिया पर घातक असर पड़ेगा। सभी देश जंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हालांकि चीनी राजदूत ने सिर्फ दावा किया है, इससे यह साबित नहीं होता कि जापान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है और उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ज्वालामुखी में हुए जोरदार विस्फोट की। तो जरा सोचिए कि आपके सामने धरती आग उगल रही हो,
आसमान में राख का गुबार हो और हर तरफ खतरे का साया मंडरा रहा हो। ऐसी जगह पर क्या इंसान जाना चाहेगा? वो वहां मौजूद हो तो क्या करेगा? जाहिर है वो जान बचाने के लिए वहां से दूर भागेगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां ज्वालामुखी फट रहा है और लोग उससे भाग नहीं रहे बल्कि उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन इटली में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना लगातार लावा और राख उगल रहा है, लेकिन इस खौफनाक मंजर ने लोगों को डराने की बजाय आकर्षित करना शुरू कर दिया है। हर शाम करीब 2000 लोग एटना की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई लावा को अपनी आंखों से देखना चाहता है तो कोई उस खतरनाक नजारे को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालना चाहता है। सोशल मीडिया पर एटना से निकलते लावे की तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों ने लोगों के अंदर इस ज्वालामुखी को करीब से देखने की उत्सुकता पैदा कर दी है और हालात ये हो गए हैं कि स्थानीय गाइड कंपनियों के फोन लगातार बज रहे हैं। एक गाइड के मुताबिक उनकी कंपनी को रोज करीब 300 लोग जानकारी के लिए संपर्क कर रहे हैं, यानी सामान्य गर्मियों के दिनों के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा लोग फिलहाल उनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन रोमांच की ये कहानी अब चिंता में बदलने लगी है, क्योंकि हर कोई सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर रहा। कुछ लोग बिना गाइड के ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चप्पल पहनकर ज्वालामुखी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। कई लोग लावे के बेहद करीब जाकर तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। गाइड लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एटना कोई सामान्य टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ज्वालामुखी का मिजाज किसी भी वक्त बदल सकता है। कुछ पल पहले शांत दिखने वाली जगह अगले ही पल बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बावजूद अच्छी तस्वीरें लेने की होड़ में लोग खतरे के करीब पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इन दिनों इससे निकल रही राख का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। राख के कारण सिसिली का कैटानिया एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा, यानी जिस ज्वालामुखी से निकलती राख विमानों के लिए परेशानी बन रही है, उसी ज्वालामुखी का लावा लोगों के लिए रोमांच बन गया है। एटना इस वक्त सिर्फ एक खूबसूरत नजारा ही नहीं बल्कि एक जिंदा और सक्रिय ज्वालामुखी है। लावा की चमक लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उस चमक के पीछे छिपा खतरा भी उतना ही बड़ा है। इसलिए एटना को देखने का रोमांच तभी सही है जब सुरक्षा सबसे पहले रखी जाए, वरना सोशल मीडिया की एक तस्वीर जिंदगी की आखिरी तस्वीर भी बन सकती है। ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।